लखनऊ की उत्पत्ति की प्राचीनता सूर्यवंशी राजवंश के युग से जुड़ी हुई है। यह शहर कोसल के प्राचीन महाजनपद का अभिन्न अंग था, जिस पर सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजवंश का शासन था, जिसकी राजधानी अयोध्या एवं तत्पश्चात श्रावस्ती थी। परंपराओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कर्तव्यनिष्ठ और स्नेही भाई लक्ष्मण के सम्मान में इस शहर का नाम लखनपुरी रखा गया था और अंततः इसका वर्तमान नाम लखनऊ हो गया। शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित लक्ष्मण टीला की उपस्थिति इस कथा को विश्वसनीयता प्रदान करती है। हालांकि निश्चित अभिलेखों के अभाव के कारण जिले के वर्तमान स्वरूप में इसके गठन की सटीक तिथि अनिश्चित बनी हुई है। लगभग वर्ष 1350 से प्रारंभ होकर अवध क्षेत्र के व्यापक भूभाग के साथ लखनऊ शहर पर कई शाही संस्थाओं का क्रमिक आधिपत्य रहा, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली सल्तनत, शर्की सल्तनत, राजसी मुगल साम्राज्य, अवध के स्वदेशी नवाब, उद्यमी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंततः ब्रिटिश राज, जिनमें से प्रत्येक ने इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अवध साम्राज्य को औपचारिक रूप से 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिसके बाद एक संक्षिप्त समझौता हुआ, जिसे बाद में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नष्ट कर दिया एवं जिसने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी नष्ट कर दिया। आइनैकबरी एक समकालीन ऐतिहासिक विवरण से ज्ञात होता है कि इस ऐतिहासिक शहर का महत्व 1580 में प्रकट होना शुरू हुआ, जब मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अवध के प्रशासनिक प्रांत की स्थापना की। 1722 में शौकत जंग 1680 से 1739 की नवाब वजीर के रूप में नियुक्ति ने नवाबों के वंश की स्थापना को चिह्नित किया। अवध की राजधानी शुरू में फैजाबाद में स्थित थी, हालांकि तत्पश्चात नवाब आसफउद्दौला ने 1775 में राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिससे शहर को राजधानी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। लखनऊ का गौरवशाली अतीत पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आगंतुकों एवं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शहर के स्थापत्य परिदृश्य में शानदार इमारतें हैं, जो नवाबों की विदग्धता का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। नादिर शाह द्वारा दिल्ली की लूटपाट, सिखों, मराठों और रोहिल्लाओं के आक्रमण और 1803 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा दिल्ली पर कब्जे के कारण मुगल सत्ता का पतन हुआ, जिसके कारण प्रांतीय गवर्नरों का उदय हुआ एवं अवध सूबे की सहवर्ती स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। इस स्थिति के परिणामस्वरूप मुगल दरबार से कलाकारों और सांस्कृतिक दिग्गजों का प्रवास आसान हो गया, जिन्हें अवध के बढ़ते दरबार में संरक्षण मिला, जिससे दरबारी शिष्टाचार और परिष्कार की विशेषता वाली एक अनूठी सांस्कृतिक लोकाचार की उन्नति हुई। अवध के शासकों, विशेष रूप से नवाबों ने वास्तुकला के प्रयासों के लिए काफी संसाधन और ऊर्जा समर्पित की। अपनी राजधानी लखनऊ को राजसी संरचनाओं से अलंकृत किया, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। एक सदी के अंतराल में शहर वास्तुकला की भव्यता के खजाने में तब्दील हो गया, जिसमें कई महल, स्मारक प्रवेश द्वार, मस्जिदें, इमामबाड़े, करबला और अन्य प्रभावशाली स्मारक सम्मिलित हैं। नवाब आसफउद्दौला 1775 से 1797 और नवाब सादत अली खान 1798 से 1814 विपुल निर्माता थे, जिन्होंने धार्मिक वास्तुकला के संरक्षण में अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप शहर के भीतर 100 से अधिक स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें से अधिकांश अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं। आसफउद्दौला के शासनकाल ने लखनऊ और अवध की कलात्मक भव्यता के शिखर को चिह्नित किया। अपने समकालीनों से आगे निकलने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने वास्तुकला के कार्यों पर
बहुत अधिक धन खर्च किया और अपने राजवंश की भव्यता का बखान करने के लिए भव्य महलनुमा और धार्मिक इमारतों का निर्माण किया। भव्य महलों, मस्जिदों और मकबरों की विशेषता वाले परिणामी वास्तुशिल्प परिदृश्य ने अवध साम्राज्य की सौंदर्य और शैलीगत पहचान को गढ़ा। इस विशिष्ट शैली ने मुगल वास्तुकला परंपरा से प्रेरणा ली, जिसमें यूरोपीय तत्व शामिल थे। आसफुद्दौला की वास्तुकला विरासत के उल्लेखनीय उदाहरणों में बड़ा इमामबाड़ा 1785 से 1791, रूमी गेट 1784 शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें इस्तांबुल के शानदार बंदरगाह बाबा हुमायूं के मॉडल पर बनाया गया था, और बिबियापुर कोठी, जिसे जनरल क्लॉड मार्टिन ने नवाब के शिकारगाह के रूप में डिजाइन किया था। आसफुद्दौला की उदारता की किंवदंती, जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला के काव्य वाक्यांश में समाहित है, जो बड़ा इमामबाड़ा के निर्माण के लिए उनके मंतव्यों को रेखांकित करता है। यूरोपीयकरण की प्रक्रिया आसफुद्दौला के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई, जैसा कि ब्रिटिश रेजिडेंट जॉन ब्रिस्टो से यूरोपीय शैली में एक घर डिजाइन करने के उनके अनुरोध से स्पष्ट होता है। मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध की वास्तुकला में यूरोपीय तत्वों के बाद के एकीकरण ने एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया, जिसने क्षेत्रीय और यूरोपीय परंपराओं को संश्लेषित किया। सादत अली खान के शासनकाल में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रासंगिक हुई, जिन्होंने कैप्टन मैक्लियोड को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, और गाजीउद्दीन हैदर ने विलियम प्रिकेट के साथ मिलकर इसी प्रकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। अवध के शासकों की वास्तुशिल्प यात्रा इस कालखंड में क्षेत्र को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण की जटिल गतिशीलता का प्रतीक है। सादत अली खान, गाजीउद्दीन हैदर और वाजिद अली शाह के शासनकाल में शनैह वास्तुशिल्पीय शैलियों का संकरण हुआ, जिसमें यूरोपीय तत्व पारंपरिक डिजाइनों में शामिल किए गए, जिसका प्रमाण खुर्शीद मंजिल, छतर मंजिल, छोटा छतर मंजिल, मोती महल और चौमुखी कोठी जैसी इमारतों के निर्माण में देखा जा सकता है, जिनमें विभिन्न शैलियों का अद्वितीय संयोजन परिलक्षित होता है। गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में अवध के वास्तुशिल्पीय दृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें छोटा छतर मंजिल, मोती महल परिसर के कुछ भाग और शाह नजफ इमामबाड़ा जैसे स्मारकों का निर्माण किया गया। इसके अलावा नासिरुद्दीन हैदर द्वारा छतर मंजिल परिसर की पूर्णता कर एवं कोठी दर्शन बिलास का निर्माण कर इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाया। वाजिद अली शाह के निर्माण, जिनमें सिकंदरबाग महल, कैसरबाग महल परिसर और उनके पिता अमजद अली शाह का मकबरा शामिल है, इस संकृत शैली के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र में यूरोपीय वास्तुशिल्पीय प्रभावों के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से क्लॉड मार्टिन के कार्यों के माध्यम से स्थानीय निर्माताओं और मिस्त्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो इन तत्वों को अपने डिजाइनों में शामिल करने में सक्षम हो गए। परिणाम स्वरूप यह स्मारक इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रमाणित करते हैं एवं एक अविस्मरणीय अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। इन संरचनाओं के अवशेष समय के साथ खराब होने के बावजूद नवाबी युग की भव्यता को अभी भी उजागर करते हैं, जो आसफुद्दौला की उदारता और वाजिद अली शाह की स्वच्छंदतावाद द्वारा चिह्नित है। समकालीन विवरण, जैसे कि विलियम हावर्ड रसेल, एक आयरिश पत्रकार के द्वारा, जिन्होंने 1857 में लखनऊ का दौरा किया, शहर की अद्वितीय सुंदरता और वास्तुशिल्पीय वैभव का साक्ष्य प्रदान करते हैं। रसेल के विचार, जो 19वीं शताब्दी के लेखक तोताराम शियान से मेल खाते हैं, जिन्होंने उत्तरी लखनऊ में रॉयल स्मारकों का दस्तावेजीकरण किया, अवध की वास्तुशिल्पीय विरासत के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिसका अधिकांश भाग 1857 में नष्ट हो गया।
ये विवरण सांस्कृतिक विरासत की क्षणभंगुरता और ऐतिहासिक स्मारकों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। प्राचीन काल से लेकर नवाबों के शासनकाल तक लखनऊ ने एक गहरा परिवर्तन देखा है, जो मुगल और इंडो यूरोपीय वास्तुकला के संयोजन से एक जीवंत वैश्विक शहर में विकसित हुआ है। अवध की एक समय में शांत राजधानी अब एक समृद्ध महानगर में खिल गई है, जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपने ऐतिहासिक अतीत की सार को संरक्षित करती है। वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विस्तृत सचिवालय, विधानसभा और अनेकों सरकारी संस्थान हैं। शहर की दृश्यावली शॉपिंग मॉल, उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों और कुशल मेट्रो रेल प्रणाली के आगमन से परिवर्तित हुई है, जिसने संपर्क को सुव्यवस्थित और विकास को सुगम बनाया है। वाणिज्यिक, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में लखनऊ देश भर से आगंतुकों और यहाँ के निवासियों को आकर्षित करता है। लखनऊ की प्रसिद्ध आतिथ्य कला, जो उसके पारंपरिक अवधी व्यंजन और गर्मजोशी भरे स्वागत में निहित है, यात्रियों एवं पर्यटकों को आज भी सम्मोहित करती है। बड़े इमामबाड़े की महानता से लेकर गोमती नगर नदी तट की आधुनिक वास्तुकला तक लखनऊ की आकाश रेखा अपने अनुकूलन और प्रगति की क्षमता का साक्ष्य है। नगरीकरण की अनिवार्य चुनौतियों के बावजूद लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण है, जिसके लिए संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इसके ऐतिहासिक स्मारकों और पारंपरिक चिकन कारीगरों की कार्यशालाओं को संरक्षित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। शहर की तेजी से हो रही प्रगति के मध्य इसकी समृद्ध विरासत सांस्कृतिक संश्लेषण की अपराजेय शक्ति और इसके वासियों की अदम्य भावना की एक मार्मिक याद दिलाती है। इस समकालीन युग में लखनऊ भारत के नगरीय पुनर्जागरण का एक जीवंत उदाहरण के रूप में स्थापित है, जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक आकांक्षाएं निर्बाध रूप से मिलकर इस शहर की अद्वितीय पहचान बनाती हैं, जो इसके अतीत को सम्मानित करती है और एक उज्ज्वल भविष्य के प्राण को प्रतिबिंबित करती हैं।